नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो मेडिसिन्स जो आपने पूरी तरह से अवॉइड करनी होती हैं। किडनी फेलियर जब किसी की होती है तब हमारी किडनी की फंक्शनिंग कम होनी शुरू हो जाती है। तो जितनी भी नेफ्रोटॉक्सिक यानी किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली मेडिसिन्स होती हैं वो एक किडनी फेलियर पेशेंट को मना होती है। चाहे आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा हो, चाहे आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, अगर आपकी किडनी में ज़रा सा भी नुकसान हो रहा है तो जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने पूरी तरह से बंद रखनी है। मगर दिक्कत क्या है कि इन मेडिसिन की लिस्ट बहुत बड़ी होती है। कुछ मैं आपको बता दूंगा, कुछ जो रह जाएं उनको आप किस तरह से गूगल पे सर्च कर अपनी किडनी के लिए सेफ़ है या नहीं है इसको आप फाइंड आउट भी कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे मेजर कॉज की तरफ कि जिसकी वजह से किडनियां खराब हमें देखने को मिलती है, और उनमें सबसे ऊपर आता है पेन किलर्स। इन्हें NSAID भी कहा जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। यानी ये वो दवाइयाँ होती हैं जिनको अक्सर हम पेन के लिए लेते हैं। जैसे अगर आप कभी घुटने का दर्द हो या फिर कहीं चोट लग जाए हम डाइक्लोफिनेक लेते हैं। ये जो डाइक्लोफिनेक सॉल्ट है ये एक हेल्दी पेशेंट तो ले सकता है, एक हेल्दी पर्सन तो ले सकता है, मगर अगर आपकी किडनी खराब हो रही है या हो चुकी है, अगर आप डाइक्लोफिनेक लेंगे तो चांसेस क्या होते हैं कि इस डाइक्लोफिनेक की वजह से क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे आपकी किडनी के अंदर नुकसान होगा। तो हमने डाइक्लोफिनेक जैसा सॉल्ट नहीं लेना होता अगर हमें कहीं पर भी दर्द है। इसी तरह से दर्द की एक और दवाई बहुत कॉमनली चलती है, अक्सर हम इसको देखते हैं कि गाँवों साइड ज़्यादा चलती है, उसका नाम है नीमोसिलेट, जिसे हरी पत्ते वाली गोली भी बोला जाता है। नीमोसिलेट का भी फंक्शनिंग वही है, दर्द में आराम देती है, मगर दर्द में आराम देने के लिए ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो आपने ध्यान के रखना है नीमोसिलेट और डाइक्लोफिनेक जैसे सॉल्ट से आपने दूर रहना है। अब सवाल उठता है कि कौन सा दवाई हमारे लिए अच्छी है अगर हमें दर्द हो रहा था तो उसमें सबसे अच्छा काम करती है वो है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल जो है वो ओपियम यानी अफीम का डेरिवेटिव होता है। इससे नशा नहीं होता मगर दर्द में आराम मिलता है। ये एक नेचुरल डेरिवेटिव है। जिस तरह से हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं नेचुरल तरीके से, इसी तरह से ये जो दर्द की गोली है जिसे आप ट्रामाडोल या अल्ट्रासेट के नाम से जानते हो, ये अफीम का डेरिवेटिव है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी किडनी के लिए सेफ़ है। अब सवाल उठता है कि अब डॉक्टर कोई भी दवाई लिखे, हम उसे कैसे जज कर सकते हैं कि कौन सा पेन किलर मेरे लिए ठीक है या नहीं है। इसके लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। दूसरे टाइप का ड्रग जिसे हमें ध्यान में रखना होता है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं कि उनसे किडनी को नुकसान हुआ, मगर ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ा रीज़न बनता जा रहा है किडनी डैमेज का। अक्सर हम देखते हैं इंडिया में जब हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो एंटीबायोटिक की डोज वो बहुत हाई डोज पे शुरू करते हैं। वहीं पर अगर हम किसी यूरोप के डॉक्टर का ट्रीटमेंट देखते हैं या US के डॉक्टर का ट्रीटमेंट देखते हैं तो वो दवाइयाँ बहुत हल्की देते हैं। ये अब हल्की और भारी दवाइयों का यूज़ एक डॉक्टर की अपनी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है, मगर हम देखते हैं कि कुछ 1% पेशेंट के अंदर इन एंटीबायोटिक से नुकसान हो जाता है। क्योंकि एंटीबायोटिक का जो मेटाबॉलिज्म है यानी उसके काम करने की जो क्षमता है या उसका जो ब्रेकडाउन होता है बॉडी में, वो दो बड़े जगह पर होता है। पहला उसे लीवर ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद लीवर के ब्रेकडाउन करने के बाद वो हमारे किडनी के रास्ते होते हुए हमारे यूरिन के रास्ते बाहर जाता है। अगर कोई मेडिसिन उस बीच में आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाती है तो क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब इसमें जो सेफ एंटीबायोटिक कौन सा है, कौन सा हम खा सकते हैं, कौन सा नहीं खा सकते, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अक्सर डॉक्टर इसे सोच समझ के देते हैं, मगर डॉक्टर की गलती से आपकी किडनी को नुकसान हो सकता है। तो जब भी कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के दे, खासकर एंटीबायोटिक लिख के दे, तो आप उसको एक बार गूगल पर सर्च करके खुद देख सकते हो कि आपकी किडनी के लिए कितना सेफ है। तो आप पहले क्या काम करोगे, आप लिखोगे, जैसे आप मान लो कि डॉक्टर ने आपको दी दवाई एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन एक बहुत नॉर्मल कॉमन एंटीबायोटिक है जिसका हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, चाहे हमारा गला खराब हो, कहीं फोड़ा फुंसी हो रहा हो, चाहे हमारे यूरिन में इन्फेक्शन हो। एमोक्सिसिलिन का जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो जब भी आप कोई मेडिसिन लेकर आते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में मेडिसिन के अंदर कौन सा सॉल्ट है वो लिखा होता है। ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है, कंपनी कोई भी हो सकती है, मगर उसके ऊपर उस सॉल्ट का नाम लिखा होता है। तो आप क्या करेंगे, उस नाम को उठाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिया एमोक्सिसिलिन, और गूगल पर सर्च करेंगे एमोक्सिसिलिन किडनी डैमेज या फिर एमोक्सिसिलिन किडनी इंजरी। अब आप इसमें देखिए ऊपर की 4-5 जो होती हैं वो अक्सर एड्स होती हैं। उन एड्स को आप हटाते हुए जो पहला आप देख रहे हैं उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब जब हमने इसे खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ है एमोक्सिसिलिन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद
एक्यूट किडनी इंजरी, यानी वो आपकी किडनी को एकदम काम करने से बंद कर सकती है। अगर आपकी किडनी कमज़ोर है और इस टाइम में आप गलती से भी एमॉक्सिसिलिन का सेवन कर लेंगे किसी भी रीज़न से, चाहे डॉक्टर ने लिखी है, चाहे उन्होंने गलती से लिखी, चाहे आपने ले ली, तो चांसेस हैं कि इस एमॉक्सिसिलिन से आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। इसी तरह से जितने भी एंटीबायोटिक्स आपको दिए जाते हैं उनको आप इसी तरीके से जज कर सकते हैं कि वो आपकी किडनी के लिए कितना सेफ़ है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेफ़ एंटीबायोटिक नहीं है। इसी तरह मैं आपको एक और सर्च करके दिखाता हूँ। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसे हम कॉमनली देखते हैं और सर्दी खांसी जुकाम पर आपको याद होगा आप सेफेक्सिम 200 लेते हैं। तो जब हमने इसे सर्च किया सेफेक्सिम किडनी इंजरी के नाम से या किडनी डैमेज के नाम पर, तो हमें इसमें देखने को मिलता है कि इससे भी किडनी को नुकसान पहुँच सकता है। तो हमने क्या करना है, इसी तरह से एंटीबायोटिक्स का सर्च करना होता है जब हमें पता लगता है कि डॉक्टर ने हमें ये वाली एंटीबायोटिक दी है। क्योंकि अगर हम सही एंटीबायोटिक को नहीं सिलेक्ट कर पाते या ऐसे एंटीबायोटिक को सिलेक्ट नहीं कर पाते जिससे नुकसान कम से कम हो, तो वो हमारी किडनी के लिए घातक हो सकता है। ये जो एंटीबायोटिक है सेफेक्सिम, ये सेफेलोस्पोरिन जो हमारे ड्रग है उस क्लास का है और ये बहुत सेफ़ माना जाता है, सेफ़ देखा जाता है। मगर ये किस पे नुकसान पहुंचाएगा, किस पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बिना दिए किसी डॉक्टर को नहीं पता लगता। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट मेडिसिन से कम टाइम में ठीक करे, मगर जो मेडिसिन एलोपैथिक मार्केट में अवेलेबल हैं वो सबको सूट नहीं करती। तो हमने ध्यान रखते हुए चलना होता है अपनी बॉडी को आप खुद कैटेगराइज करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। कुछ लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी सेंसिटिव होते हैं कभी नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ भी खा लें सब कुछ ठीक चलता है। तो अगर आपको छोटी छोटी बातों पे एलर्जी हो जाती है तो यानी आपकी जो बॉडी है वो सेंसिटिव टाइप की है। तो आपको अपनी मेडिसिन की जो डोसेज है वो कम रखनी चाहिए, हार्श मेडिसिन से बचना चाहिए और आपको फिर इस हिसाब से अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जो अगर कोई हार्ड इंसान है, जैसे मैं समझता हूँ कि मैं हूँ, तो कभी कर क्या होता है कि हम कोई भी मेडिसिन खा लेते हैं तो हमें कोई किसी टाइप की एलर्जी देखने को नहीं मिलती, किसी टाइप का एडवर्स रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, सब कुछ बहुत स्मूथली मूव करता है। तो आपको अपनी बॉडी को कैटेगराइज करते हुए डोसेज को रखना होता है। इसलिए डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको एलर्जी तो नहीं हो रही, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार आपको स्किन एलर्जीज होती हैं, बार बार आपको रिएक्शंस होते हैं, यानी सेंसिटिव टाइप के हैं। अब हम एक और एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं जो मैक्सिमम किडनी फेलियर पेशेंट को लेना पड़ता है जब उनको यूटीआई होता है, वो है नाइट्रोफुरेंटोइन। नाइट्रोफुरेंटोइन के बारे में जब हमने सर्च किया तो हम इसमें देखते हैं कि हमें किसी भी टाइप के किडनी डैमेज का कोई भी हमें आर्टिकल न्यूज़ नहीं देखने को मिली। बातें हो रही हैं मगर हमें कोई भी एक केस नहीं मिलता कि जहाँ पर हमें देखने को मिला कि नाइट्रोफुरेंटोन लेने की वजह से किडनी डैमेज हो गई। यानी जो नाइट्रोफुरेंटोन है वो एक किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है, मगर नाइट्रोफुरेंटोन की जो हम यूज़ है वो अक्सर हम यूटीआई के अंदर करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी बीमारी है, उस बीमारी के लिए कौन सा ड्रग मेरे लिए सही रहेगा और किस मात्रा में रहेगा। तो अक्सर हम ये काम डॉक्टर पर छोड़ते हैं कि डॉक्टर हमें लिख के देता है कि आपने इतनी मात्रा में ये दवाई लेनी है या इतनी मात्रा में ये लेनी है। आप एक बार उसको ज़रूर गूगल पे सर्च करके देख लीजिए कि कहीं डॉक्टर से की हुई गलती आपको भारी ना पड़े। इसमें कोई भी खराबी नहीं है, कोई डॉक्टर बुरा नहीं मानता। डॉक्टर हद से हद क्या करेगा, अपनी गलती मानते हुए उसे चेंज कर देगा, या कम से कम आपको पता होगा कि इसको लेने के बाद मेरे जो लेवल्स हैं, क्रिएटिनिन लेवल्स हैं वो बढ़ सकते हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है। तो कोई भी मेडिसिन, खासकर एलोपैथिक मेडिसिन के, ये हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और इनसे हमें बचते हुए चलना पड़ता है। अगर आप हेल्दी हैं, किडनी को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, तो भी हम मेडिसिन की डोसेज पर ध्यान देते हुए अपने आप को किसी भी टाइप के साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। और जब भी कभी आप एंटीबायोटिक हैवी डोज में लेना पड़ जाए, किसी टाइप का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो जब आपके एंटीबायोटिक्स बंद हो जाएं तो उसके बाद अपने यूरिन के टेस्ट आप करवाते रहिए। क्योंकि अगर आपकी किडनी को किसी भी टाइप का डैमेज हुआ होगा किसी भी एंटीबायोटिक की वजह से, तो क्रिएटिनिन बहुत टाइम बाद बढ़ेगा, बट पहले यूरिन के अंदर प्रोटीन आना स्टार्ट होगा, जो कि इनिशियल साइन एंड सिम्टम देता है कि किसी टाइप का नुकसान मेरी किडनी को दवाई लेने से हुआ है। तो ये अगर थोड़े से प्रिकॉशंस हर कोई सीख जाता है, समझ जाता है और उन पर ध्यान देता है, तो वो किडनी बीमारी से या तो बच जाता है, या अगर हो भी जाए तो उसके लिए वहाँ से उसका मैनेजमेंट करना आसान होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि जब हम कोई भी मेडिसिन लें तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे हमने उसको पहचानना है कि वो मेरी किडनी के लिए सेफ़ है या फिर वो नहीं है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो कि किस तरह से हम क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रिपोर्ट्स को देखें, पेशेंट से उनके इंटरव्यू देखें, फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको किडनी फेलियर के एक ऐसे केस से मिलवाऊंगा
जिन्होंने अपनी मेहनत से, साइंस इंजीनियरिंग की सपोर्ट से अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को रिवर्स किया, अपनी किडनी लेवल को डाउन किया, वो भी ऐसी किडनी फेलियर की बीमारी के अंदर जिसको लाइलाज समझा जाता है। तो चलिए मिलते हैं दर्शन जी से, देखते हैं कि उनकी लाइफ में साइंस इंजीनियरिंग क्या बदलाव लेकर आया। उनको 2017 के अंदर पता लगा था उनको ऐसी प्रॉब्लम है किडनी की। इनका मेनली जो था, इनको 2004 में हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो 2004 में इनका एंजियोग्राफी वगैरह हुई थी, तो इनकी ब्लॉकेज वगैरह आई थी, तो उससे ये रेगुलर मेडिसिन 2004 से खा रहे थे। तो 2012 में इनका एक हार्ट का ट्रीटमेंट हुआ था, मतलब कि उसमें एक 2010 में हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि इनका चल रहा था, तो वो लॉन्ग टर्म मेडिसिन खाने से शायद मे बी इनके किडनी पे इफेक्ट पड़ा है। पहले मैं मेडिसिन वगैरह, क्योंकि हम सीजे से इंटाइटल हैं, तो वहाँ से उनको दिखाते, स्पेशलिस्ट को दिखाया था। कि ट्रीटमेंट उस टाइप का नहीं मिल पा रहा था, तो इनका जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो पहले तो हमें पता नहीं था कि ये बीमारी में होता क्या है, इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या क्या पेशेंट, पर इनका जो डे बाय डे ये वीक होते जा रहे थे। जब कराया जाता मेरे को थोड़ा उस समय पेशाब के अंदर थोड़ा सा जलन से या तो थोड़ा ऐसा कुछ नॉर्मल रहा था। डॉक्टर ने एक्चुअली कहा था कि इनको बस किडनी की प्रॉब्लम है, इनको आप अपना 3 मंथ मेडिसिन खाइए और 3 महीने बाद चेक कराइए। हमें और लिए भी न्यू था, तो हमने पहले ही 3-5-6 महीने ऐसे चलता रहा, तो पर वो उससे मेडिसिन भी रेगुलर इनकी चल रही थी, तो पर उससे कुछ फ़र्क नहीं आया। उसमें उन्होंने ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं था कि आपको क्या 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 परहेज करना चाहिए था। तो कितना रश होता है वहाँ पर, तो बड़ा मुश्किल होता है। 150 मरीज एक दिन के अंदर वो देखते हैं, तो इतनी टाइम ही नहीं होता वो सारा एक्सप्लेन करने बोला। मेरा कैटरिंग जो है वो थोड़ा बढ़ रहा था, कम नहीं हुआ उसमें, तो 6.98 हो गया था मेरा। ये जो प्रॉब्लम दर्शन जी ने फेस की कि हॉस्पिटल्स गए, जगह जगह गए, ट्रीटमेंट लिया, बट आराम नहीं मिला, ये दिक्कत सिर्फ एक किडनी फेलियर पेशेंट की नहीं होती, ये तमाम किडनी फेलियर पेशेंट की होती है। साइंस इंजीनियर जो ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि वो जड़ पे जाके काम करता है। अगर आपकी किडनी बीपी की वजह से खराब हो रही है, तो सबसे पहला शिकार हम बीपी को बनाएंगे, सबसे पहले कंट्रोल हम बीपी को करेंगे। उसके बाद किडनी की फंक्शनिंग को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, किडनी की फंक्शंस को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे किडनी के फंक्शन बढ़ते हैं, वैसे वैसे किडनी ऑटोमेटिक तरीके से डाउन होना शुरू होता है। ये कहानी सिर्फ दर्शन जी की नहीं है, जितने भी तमाम पेशेंट किडनी फेलियर के साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को पहले ही महीने में आराम अपनी रिपोर्ट्स के अंदर दिखना शुरू हो जाए। क्योंकि एक बार जब किडनी फेलियर पेशेंट की रिपोर्ट्स के अंदर फ़र्क आना शुरू होता है, वो जो रिपोर्ट में फ़र्क होता है वो पेशेंट को होप देता है। फिर हमने प्राइवेटली भी एक हॉस्पिटल दिखाया था, तो पर उन्होंने तो बोला कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा और उसके लिए आप फेस्टुला वगैरह पहले बना ले, ताकि इमरजेंसी में आपको वो ना हो। जब भी किसी पेशेंट की किडनी खराब होनी शुरू होती है, तो माना ये जाता है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी किडनी एक बार खराब होनी शुरू हो गई तो उसका एंड डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर होगा। अगर कोई भी ट्रीटमेंट इस प्रोग्रेशन को रोक देता है, इस बढ़ती हुई बीमारी को रोक देता है, तो भी पेशेंट को किसी टाइप का नुकसान नहीं होता। हमने थोड़ा सा यूट्यूब से ही थोड़ा डिटेल वगैरह देखी कि हाँ चलो इससे ये होना चाहिए। उन्होंने जैसे डॉक्टर साहब ने एडवाइस करते हैं कि अच्छा ये पेशेंट को ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए या ये परहेज रखना चाहिए। मई में विजिट करा डॉक्टर साहब के, फिर उनको एक्सप्लेन करा कि ऐसे ऐसे इनको ये प्रॉब्लम 2017 में हमें पता चला था और ये इनकी रिपोर्ट है। हम सारी रिपोर्ट्स वगैरह अल्ट्रासाउंड की सब लेके गए। दर्शन जी हमारे पास आए थे अप्रैल के मंथ के अंदर और उनके लेवल थे 6.82। ये तकरीबन 7 के आसपास है। 7 का मतलब होता है 90% किडनी ने अपने फंक्शंस को बंद कर दिया है, और ऐसे लेवल के ऊपर अक्सर डॉक्टर्स डायलिसिस एडवाइस कर देते हैं कि जाओ आप अपना डायलिसिस करवाओ। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा था कि आपको कभी परिवार में किसी को है या नहीं है, तो सारा फिर मैंने कहा मेरे को अभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी आई नहीं है। उन्होंने बोला कि आप 15 डेज़ की मेडिसिन खाओ 15 दिन के पहले, तो उसके बाद एक KFT टेस्ट कराना और एक यूरिन कल्चर का एक टेस्ट कराना। तो हमने फिर 15 दिन में ही हमें फ़र्क नज़र आ गया था, KFT में 0.5 कम हुआ। तो और डाइट भी हमने वही फॉलो करी, तो उससे ये हो गया हमारा थोड़ा सा एकदम से ट्रस्ट बन गया। किडनी लेवल, प्रोटीन और पोटाशियम वगैरह सारे जो पहले अब नॉर्मल थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। लेटेस्ट मैंने ये अक्टूबर में कराया, तो मेरा जो किडनी लेवल है 4.5 आया, और दूसरे बाकी भी जो हैं जो यूरिया ये सब कम नॉर्मल रेंज के अंदर आ चुके हैं। बीपी भी मेरा कंट्रोल है।
दर्शन जी ने मेडिसिन को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और 6 मंथ्स के अंदर उनके लेवल 7 से घटकर 4.5 आ गए। जो लेवल पहले तेजी से बढ़ते जा रहे थे वो तेजी से घटने शुरू हुए। साइंस संजीवनी ने जो उनकी बढ़ती हुई बीमारी थी, उनकी जो किडनी के ऊपर जो सिस्ट बन रही थी, सिस्ट फॉर्मेशन हो रही थी, उसके रोकने का सबसे पहले काम किया, क्योंकि बीमारी का जड़ वो सिस्ट थी जो किडनी पर बन रही थी। क्योंकि दर्शन जी को बीमारी थी पॉलीसिस्टिक किडनी की। जब सिस्ट पे काम करते हैं, जब जड़ पे काम करते हैं तो किडनी रिवाइव होना शुरू करती है। किडनी पे जो प्रेशर आ रहा होता है, किडनी जो डैमेज हो रही होती है, किडनी लेवल जो बढ़ रहा होता है वो बढ़ना रुक जाता है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं धीरे धीरे इनकी मेडिसिन कम होती जाएगी, क्योंकि चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी तो मेडिसिन वगैरह कम होती जाएंगी। क्योंकि प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में वो तो कहते हैं जी आप डायलिसिस के लिए माइंड बना लो, तो वो थोड़ा सा पेशेंट को भी होता है कि एकदम से यार मुझे क्योंकि वो फिर लाइफ टाइम का बन जाता है। आज से यदि मैं 4 महीने पहले बात करूँ तो ये थोड़ा वीक भी हो गए थे काफ़ी, थोड़ा माइंड में भी पेशेंट लगा लेता है, प्लस बॉडी वेट भी रिड्यूस होता है। अभी इनका क्या है, बॉडी और हीमोग्लोबिन भी इनका टेस्ट होता है, वो नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि वो भी कम हो रहा है, नहीं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल है। और जो बड़ी हुई है या यूरिया इनका बड़ा वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। इनसे मिलने के बाद क्या है कि हमारे को काफ़ी चीज़ें डिटेल में पता चली हैं कि क्या है, मेडिसिन खा रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी दिख रहा है। अब हमारा मई से अब हमें 6 मंथ हो गए ऑलमोस्ट, तो अब 6 मंथ में इनका 6.82 से अब इनका 4.50 आ गया है। तो इससे क्या है कि हमारे को इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है। और जो मेडिसिन इनकी चल रही थी बीपी की, वो सब इन्होंने डे बाय डे थोड़ी सी कम हो गई है। दर्शन जी की स्टोरी से सारी के सारे किडनी फेलियर पेशेंट्स को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि 68 की एज के अंदर अगर एक पेशेंट अपनी लेवल्स को इतना अच्छा डाउन कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत होती है डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की, ज़रूरत होती है उस डाइट को फॉलो करने की, ज़रूरत होती है उस मेडिसिन को सही तरीके से लेने की जो साइंस इंजीनियर आपको रिकमेंड करता है। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि वो होप को ना खोएं। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो मिलकर इस बीमारी को बहुत आराम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर किडनी लेवल, यूरिया लेवल बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए, बाकी किडनी फेलियर पेशेंट को इंस्पायर करने के लिए मैं दर्शन जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो पेशेंट्स होते हैं जो किसी भी डॉक्टर के लिए किसी ट्रॉफी, किसी अवार्ड से बहुत बड़े और बहुत कीमती होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप इंस्पायर होंगे, होप नहीं खोएंगे, अपने लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट, सही ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो साइंस इंजीनियरिंग के द्वार आप सभी के लिए खुले हैं। आप कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हैं, हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया आपके लिए लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपने खुद देखा कि ये काम आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे का आपकी किडनी खराब होनी शुरू हो जाए, मानता हूँ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होती है, उसका क्योर नहीं है, बट उसे आराम से मैनेज किया जा सकता है, आपकी कंडीशन को बेटर किया जा सकता है। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।